18 जनवरी 1981 की दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास बोसिया पैरिश लुजियाना के जंगलों में एक शिकारी अपने बेटे और बेटी के साथ इस जंगल में शिकार पर था। बट तभी उसकी बेटी का पैर एक ऐसे कीचड़ के अंदर गया और जैसे उसने पैर अपना नीचे की तरफ झुककर देखा कि कहाँ वो अटका है, तो वो इतनी जोर से चिल्लाई कि पास ही में मौजूद उसका भाई भागकर उसके पास आया और इन दोनों ने मिलकर अपने पिता को आवाज लगाई। इसके बाद एक ऐसा केस दुनिया के सामने आया जिसने बहुत सालों तक, मैं कहूँ 2 दशकों से भी ज्यादा टाइम तक, ना सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि इस केस से जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सभी को हैरान और परेशान करके रखा। और एंड में जो ट्विस्ट इसके अंदर निकल कर आया, हाल ही की बात बता रहा हूं मैं आपको, वो ट्विस्ट आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि विकी जिस ट्विस्ट के बारे में बात करता है वो नॉर्मल नहीं होता। बट उससे पहले आप भी एक शिकारी बनकर, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा शिकार पड़ा हुआ है, आप उसका शिकार क्यों नहीं कर रहे? जी हाँ, लाइक बटन, इसके ऊपर आप अपना अंगूठा एक गोली की तरह चला दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के लुजियाना में जाना पड़ेगा और दिन था 18 जनवरी 1981 का। दोपहर के टाइम पर एक हंटर अपने दोनों बच्चों को लेकर, एक लड़का और एक लड़की को लेकर, गाड़ी में बैठकर लुजियाना के बोजिया पैरिश इलाके के जंगलों में लेकर गया। वहां उन्होंने गाड़ी पार्क करी और ये तीनों लोग गाड़ी से बाहर निकलकर अपना सारा सामान लेकर जंगलों में अंदर बढ़ चुके थे। अंदर बढ़ते बढ़ते इनको अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए तीनों लोग ये अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके थे। दोनों बच्चे आसपास ही थे और इनका पिता थोड़ी और आगे निकल चुका था। और तभी सडनली इनमें से जो लड़की थी वो चलते चलते एक ऐसे कीचड़ से इलाके में पहुंची जहाँ बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ था। और जैसे उसने उस कीचड़ के अंदर पैर रखा उसको क्रॉस करने के लिए, बट तभी उसकी नजर नीचे की तरफ गई जहां उसका पैर फंसा हुआ था, क्योंकि ये चीज दिखने में कीचड़ नहीं लग रही थी, फील ही नहीं हो रहा था कि एक कीचड़ है कुछ। और वो नीचे देखते ही बहुत जोर से चिल्लाई। पास ही में मौजूद उसका भाई, जो कि उसकी चिल्लाहट को सुनकर तुरंत भागकर इस लड़की के पास आया, बोलने लगा कि हाँ जी बताओ क्या हुआ। लड़के ने भी अपनी बहन का पैर देखा और तुरंत उसके पैर को पकड़कर बाहर की तरफ निकाला। दोनों बच्चे चिल्लाने लगे। इन बच्चों की चिल्लाहट को सुनकर थोड़ी दूर पर इनका पिता, वो हंटर, वापस भागकर इनके पास आया और पूछने लगा कि हाँ जी क्या हुआ। दोनों ने नीचे की तरफ इशारा किया। ये दोनों बच्चे असल में चलते चलते कीचड़ में नहीं बल्कि एक डेड बॉडी के अंदर उन्होंने अपना पैर रखा था। ये डेड बॉडी पूरे तरीके से गली हुई थी, इसके सिर्फ कपड़े ऊपर मौजूद थे, बट नीचे अंदर शरीर के नाम पर कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। ऐसा होता है ना जेली जैसा, बिल्कुल वैसा वो शरीर वहां मरा हुआ पड़ा था। इसको देखकर ये हंटर और ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। तुरंत ये नीचे की तरफ भागे। नीचे पहुंचकर गाड़ी उठाकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए। वहां जाकर रिपोर्ट किया। पुलिस वाले मौके पर आए और इन लोगों ने आसपास छानबीन करनी शुरू करी, बट इस लाश के आसपास उनको कुछ भी खास मिला नहीं। आइडेंटिटी के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़े थे। और इन कपड़ों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोई लड़की है जिसकी मौत हुई है। तुरंत पुलिस वालों ने उस बॉडी के नाम पर उनको जो भी कुछ मिला उसका सारा कुछ उठाया, नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए ताकि डॉक्टर्स इसके बारे में कुछ जानकारी निकाल सकें। पुलिस वालों ने इस लड़की को जल्दी ही जेन डो बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर अगर कोई लड़की की ऐसी लाश मिलती है या फिर फीमेल की ऐसी कोई लाश मिलती है जिसकी पहचान ना हो पाए, उसको जेन डो का नाम दिया जाता है। और अगर कोई मेल लाश मिलती है, आदमी की लाश मिलती है और उसकी पहचान ना हो पाए, उसको जॉन डो कहते हैं। सो जल्दी ही पुलिस वालों ने इस लड़की को जेन डो बता दिया। डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि ये लड़की जरूर अमेरिकन नेटिव है। इसकी उम्र तकरीबन 15 से लेकर 21 साल के बीच में हो सकती है। डॉक्टर्स को इस लड़की की लाश के अंदर सिर्फ उसके नाखून ही थे जो इंटैक्ट मिले थे। इन नाखूनों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि आखिर कौन हो सकती है। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रही होगी लड़की अपने लुक्स को लेकर, क्योंकि इसने नाखून अपने बहुत इंप्रेसिव से बनवा रखे थे। इसके अलावा उसके बाल बिल्कुल सीधे, उसने बालों को भी स्ट्रेट करवा रखा था। इसके अलावा इस लड़की के दांतों को देखकर डॉक्टर्स ने बताया कि कभी ना कभी इस लड़की ने अपने दांतों पर वो जो तार लगते हैं ना, दांतों को अलाइन करने वाले, वो तार लगवाए थे, लेकिन उनको बहुत ही अजीब तरीके से उन तार को उखाड़ा गया था, बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल वे में। जरूर किसी डॉक्टर ने नहीं निकाले वो तार वापस। हो सकता है इस लड़की ने ही वापस अपने वो तार निकाले हों दांतों से। इस लड़की ने नीले कलर की जीन्स, पिंक कलर की एक स्ट्रिप्स वाली स्वेटर, एक बेल्ट पहन रखी थी, साथ में इसके सॉक्स भी थी जिसके अंदर पैर पूरे तरीके से गले हुए थे। इसके अलावा इसकी हाथों की स्किन को जब देखा गया तो उस स्किन के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे, जैसे कि रीशा, डेविड, मिशेल। ऐसे नाम उस टाइम पर जवान लोग अमेरिका में लिखवाया करते थे, स्पेशली वो लोग जो अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हो, इधर
उधर घूमते फिरते हो और कहीं भी उनको नया ग्रुप मिले और उस ग्रुप में कोई अच्छा दोस्त उनको मिले तो उसका नाम वो अपने हाथों पर टैटू की तरह लिखवा लेते थे ताकि वो याद बनी रहे, एक दोस्ती बनी रहे। और ऐसे कुछ नाम इस लड़की के हाथों पर भी लिखे हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर्स ने इस लड़की के कॉज ऑफ डेथ को स्टैबिंग बताया। जरूर इस लड़की को तकरीबन 8 से लेकर 9 बार पीठ पर और छाती पर वार किए गए थे किसी बड़े चाकू के साथ और उसी वजह से इस लड़की की मौत हुई थी। बट जब ये लड़की मिली थी तो इसका शरीर उल्टा पड़ा हुआ था, मतलब कि कमर ऊपर की तरफ थी। जहां पर उस लड़की का पैर रखा था, जो वो हंटर वाली लड़की थी, उसका पैर उसके अंदर पड़ा था तो कमर के अंदर वो पैर गया था। बट पुलिस वालों के हाथ अभी भी खाली, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस लड़की को यहाँ लाकर मारा गया है या फिर कहीं और इसका मर्डर किया गया था, यहाँ लाकर इसको डंप किया गया है। साथ ही इसके मरने की टाइमिंग कुछ हफ्तों पहले की बताई गई, मतलब कि 18 जनवरी को ये लाश मिली थी तो ये दिसंबर 1980 में कभी इसकी मौत हुई होगी। और इतना टाइम बीतने की वजह से इसकी लाश पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, लगभग होने वाली थी। बहुत थोड़ा ही अंदर शरीर में मांस बचा हुआ था। पुलिस वालों ने दिन रात मेहनत करी। उस टाइम पर उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दी। आसपास के एरिया को सर्च किया गया जहां पर इसकी लाश मिली थी तो उनको वहां एक चाकू भी मिला। उसको एक एविडेंस के तौर पर रखा गया ताकि और कुछ ना मिले तो इस चाकू को बनाने वाले को ही ट्रेस कर लेंगे, इसका कोई ब्रांड होगा या फिर इस चाकू के ऊपर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाए। बहुत सोच समझ कर पुलिस वाले चल रहे थे, कोई माल उन्होंने उस टाइम पर नहीं फूका हुआ था। बट अभी पुलिस वालों के सामने 3 सबसे बड़े सवाल थे कि आखिर ये लड़की है कौन, ये लड़की लुजियाना के इस इलाके में कर क्या रही थी और किसने इसके साथ इतना ये ब्रूटल काम किया, इसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस वालों ने इस इलाके में रहने वाले लोकल लोगों से भी पूछताछ करी कि क्या पता कोई इसको जानता हो, कोई इसकी पहचान कर सके। आसपास की जितने भी थानों के अंदर कोई मिसिंग कंप्लेंट अगर दर्ज की गई हो उनसे भी मैच किया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस वालों को जितने भी एविडेंस मिले थे उन सबको एविडेंस बैग के अंदर डालकर बस लॉकर रूम के अंदर रख दिया गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बट 1983 का टाइम आ चुका था। 1983 में लुजियाना पुलिस ने हेनरी ली लूकस नाम के एक सीरियल किलर को अरेस्ट किया। और ये बाबूजी एक सीरियल किलर कम ये फेंकने वाला बाबूजी थोड़ा ज्यादा था, मतलब कि अगर इसे आप कुछ भी कहेंगे कि क्या इसको तूने मारा है, ये हाँ कर देगा, हाँ जी बाबूजी मैंने मारा है, इसका नाम भी मेरे ऊपर डाल दो। ये बिल्कुल ऐसा ही था। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि हेनरी ने बहुत सारे मर्डर्स किए भी थे, बट इसने पूरी दुनिया के ऐसे सैकड़ों नाम गिनवा दिए पुलिस वालों के सामने लुजियाना में उस टाइम पर कि हाँ उसको भी मैंने मारा है, उसको भी मैंने मारा है। और जब पुलिस वालों ने इस 1981 वाली लड़की का केस हेनरी ली लूकस के सामने डिस्कस किया तो इस बाबूजी ने उसमें भी हाँ कर दी कि हाँ मैंने इसको मारा है। पुलिस वालों का तो काम खत्म कि वाह मिल गया किलर, इसने तो सारा कुछ किया था, बता भाई कैसे क्या कुछ किया। बताने के नाम पर इस हेनरी ने बिल्कुल हक दिया। इसने जो जो कुछ बताया वो पुलिस की डिस्क्रिप्शन या फिर जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उससे कुछ भी मैच नहीं कर रहा। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने इसको चाकू से मारा, उसने हाँ कर दिया। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि कितनी बार चाकू मारे थे, उसने अंदाजा लगाया कि शायद हो सकता है 20-25 बार, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बट ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस लड़की को 8 बार चाकू लगे थे, तो यहाँ भी वो गलत हो गया। और जब पुलिस वालों ने इसकी लोकेशन ट्रेस करी कि ये उस टाइम पर जब ये मर्डर हुआ था दिसंबर 1980 में, ये कहाँ था, तो ये बाबूजी उस पूरे दिसंबर में फ्लोरिडा के अंदर था। ये यहाँ आया ही नहीं लुजियाना में, तो इसका तो खाता ही नहीं बनता। तो पुलिस वालों ने इसे कहा कि जब तूने इसको मारा ही नहीं तो ये तू क्यों बाबूजी बन रहा है, ऐसे बीच में आ रहा है। तो इसने बस यही कहा कि मुझे अपने किल काउंट्स बढ़ाने हैं, तुम कितने भी मर्डर्स का चार्जेस मेरे ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द एंड पुलिस वालों के हाथ अगेन खाली कि नहीं ये तो किलर नहीं है, किलर कोई और ही है जो अभी भी फ्री घूम रहा है। धीरे धीरे टाइम और बीतता रहा, ये केस बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। बट 1980s के एंड में 1988-89 के आसपास जो क्ले आर्टिस्ट थे पुलिस वालों के पास, उन लोगों ने इस लड़की की डिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स ने बताई थी कि ऐसी दिखती होगी, उसके बेस पर एक क्ले मॉडल तैयार किया कि इस लड़की की शक्ल शायद ऐसी हो सकती है। और लिटरली जब भी मैं 1980s और 1990s के आसपास के क्ले मॉडल्स देखता हूँ, जो भी अननोन लाशें मिलती हैं उनके जब मैं क्ले मॉडल्स देखता हूँ ऐसे, तो मुझे एक ये बुरे सपने जैसा दिखता है कि कोई आर्टिस्ट इतने भयंकर मॉडल्स बना कैसे सकता है। पुलिस वालों ने स्केच ना सिर्फ अखबार में बल्कि मीडिया के अंदर भी दिया कि कोई तो आए, कोई तो इस लड़की की पहचान करे, लेकिन कोई भी नहीं आया। इस 3D क्ले मॉडल को कई म्यूजियम्स के अंदर भी दिखाया गया कि कोई तो आके इसको देखे, कोई तो आके पहचान करे। बट एट द एंड पुलिस वालों के अगेन हाथ खाली थे। दशक बीत चुके थे और टाइम आ चुका था सन 2000 का। 2000 में टेक्नोलॉजी और जरा एडवांस हो चुकी थी। अब जो वो 3D क्ले मॉडल बनाया गया था 1980s के अंदर, उस 3D क्ले मॉडल को यूज करते हुए पुलिस वालों ने एक स्केच तैयार करवाया
कंप्यूटर से कि ये लड़की कैसी दिखती होगी। तो आप जो अभी इमेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो एक्चुअल इमेज थी जो 2000 के अंदर पुलिस वालों ने रिलीज करी थी कि कोई आकर इसकी पहचान करे। हालात सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ चुके थे। 2005 का टाइम आ चुका था और जिस कमरे के अंदर वो सारे एविडेंस इस 1981 के केस से रिलेटेड रखे हुए थे, वो सारे कपड़े इस लड़की के, वो चाकू और भी जो जो सामान इस लड़की का मिला था, वो सारा सामान एक कमरे के अंदर रखा हुआ था और उस कमरे के अंदर 2005 में आग लग गई। इस आग की वजह से सारे एविडेंस खत्म हो चुके थे, जिसका मतलब अब साफ ये था कि पुलिस वालों को अगर वो किलर अब मिल भी जाए, वो आकर खुद सामने से कहे कि मैंने उस लड़की को मारा था और वो लड़की ये थी, तो भी पुलिस वाले प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हाँ यही वो किलर है या फिर इसी ने उस लड़की को मारा था। सन 2014 का टाइम आ चुका था, अभी तक 30 साल हो चुके थे उस लड़की को मरे हुए, 30 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था। और फाइनली अब कुछ होप दिखी थी जो इस केस के अंदर आने वाली थी। जी हाँ, सन 2014 में एक जीनी फेल्प्स नाम की लड़की मीडिया के अंदर सामने आई, जिसने ये इंटरव्यू दिया कि उसकी बहन हुआ करती थी 1980s के अंदर और वो उसको लेटर्स लिखा करती थी। लुजियाना स्टेट के अंदर ही वो रहती थी, बट एकदम से अचानक से उसने लेटर्स लिखना बंद कर दिया। और मैंने पुलिस वालों को इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी छानबीन नहीं करी। और उसकी बहन का नाम था कैरोल एन। और नो डाउट पुलिस वालों के हाथ वो कंप्लेंट भी थी, लेकिन पुलिस वालों ने माल बहुत तगड़ा पी रखा था, उन्होंने कोई इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। और 2000 का टाइम आ चुका था, अभी तक भी जीनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो उसकी बहन को कैसे भूल जाए। 2000 में जब इंटरनेट दुनिया के अंदर फैला, तब जीनी ने अलग अलग इंटरनेट के फोरम्स के ऊपर आकर अपनी बहन के बारे में बताया। जो भी क्रेगलिस्ट हुआ करती थी, उसके अंदर अपनी बहन के बारे में डिस्कस किया कि क्या किसी ने इस लड़की को देखा है। जीनी का तो अब जिंदगी का ये हिस्सा बन चुका था उसकी बहन के बारे में पता लगाना कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा, कहां पर है वो और क्या वो जिंदा है। अगर जिंदा है तो वो वापस घर क्यों नहीं आ रही। उसने अलग से अपना एक फोरम तक बना रखा था जिसके अंदर लिखा हुआ था हेल्प टू ब्रिंग कैरोल होम। 2015 तक आते आते जितने भी पुराने कोल्ड केसेस पड़े हुए थे 1980s, 1950s और 70s के आसपास के, इन केसेस को दोबारा से लुजियाना पुलिस डिपार्टमेंट ने उठाया और इनके अंदर अब टेक्नोलॉजी को मिला के इनको सॉल्व करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर स्पेसिफिकली अलग से ऑफिसर्स बिठाए गए जिनका काम ही बस यही था कि इन कोल्ड केसेस के ऊपर काम करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, कहीं से भी इनकी आइडेंटिटी निकालो और इनका बारे में पता लगाकर इनके केस को सॉल्व करो। और 11 फरवरी 2015 के दिन इसी लुजियाना की रहने वाली लिंडा नाम की एक महिला, जो कि अपने फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी और इसी के अंदर एक क्रेगलिस्ट आई हुई थी, जिसको ओपन करके उसने देखा कि कौन कौन यहाँ पर गुम हुआ है आसपास 1980s के अंदर। और तब उसको इस क्रेगलिस्ट के अंदर जो जीनी ने अपना पोस्टर बना रखा था अपनी बहन का, कैरोल एन का, वो पोस्टर दिखाई दिया। और उसके तकरीबन 5 घंटों बाद लिंडा जब अपने ऑफिस गई, असल में लिंडा एक 911 कॉल ऑपरेटर थी, मतलब कि जो इमरजेंसी कॉल्स अटेंड करते हैं वहां पर अमेरिका में, उसकी ऑपरेटर थी, कॉल ऑपरेटर। और उसका इन पुलिस से रिलेटेड चीज़ों से काम रहता है। और यहाँ पुलिस वालों ने जो स्केच बनाकर उस टाइम पर अपलोड कर रखा था अपने डाटाबेस के अंदर, वो स्केच लिंडा के सामने आया। तो दोबारा से लिंडा ने उसी क्रेगलिस्ट के अंदर प्रोफाइल जाकर देखी जो कि कैरोल एन की थी, जो कि उसकी बहन जीनी ने बना रखी थी। उस फोटो को देखा और दोबारा से अपने जो डाटाबेस के अंदर पुलिस वालों ने स्केच अपलोड कर रखा था उसको देखा, तो काफी हद तक लिंडा को मैच दिखा। तब लिंडा ने अपने सीनियर्स को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे इसमें थोड़ा बहुत मैच लग रहा है और ये टाइमलाइन भी एग्जैक्टली मैच होती है, जिसमें उसने बता रखा है कि उसकी बहन 1980 तक उसको लेटर्स लिखा करती थी, लेकिन अचानक से उसने लेटर्स लिखने बंद कर दिए। और यहाँ इस लड़की के साथ, जो कि हमारी अनआइडेंटिफाइड विक्टिम है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1980 के दिसंबर महीने में ये मरी थी और हो सकता है हमें इससे एक बार बात करनी चाहिए। तब यहाँ के डिटेक्टिव्स ने जीनी को मेल लिखा कि हम आपकी बहन कैरोल एन के केस के अंदर थोड़े इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स दीजिए। जिसके बाद जीनी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इन डिटेक्टिव से बात करी और उनको जो भी डिटेल्स चाहिए थी वो सारी डिटेल्स दी। किस्मत से वो जो डीएनए सैंपल उस टाइम पर 1981 में लिया गया था, उस डीएनए सैंपल को उस कमरे के अंदर ना रखकर बल्कि एक लेबोरेटरी के अंदर सेफ रखा गया था। तो ये डीएनए सैंपल अब काम आने वाला था। सो फाइनली पुलिस वालों ने इस डीएनए सैंपल को, जो उस टाइम से लेकर अब तक प्रिजर्व करके रखा गया था, जीनी जो कि उसको अपनी बहन बता रही थी कैरोल एन को, उस जीनी के डीएनए के साथ मैच किया गया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये परफेक्ट मैच था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो जो लड़की 1981 में उनको जेली जैसी लाश उनकी मिली थी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैरोल एन ही थी। अब पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन कैरोल की फैमिली को अब ये फेस करना था कि उनकी ये लव्ड वन कैरोल, जिसको बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था, उसकी छाती में और पीठ में कुल टोटल 8 बार चाकू से वार करके उसकी हत्या की गई थी और उसकी बॉडी को वहाँ उस जंगलों में डंप किया गया था। लेकिन अभी भी पूरे परिवार वालों के मन में बस सवाल 3 थे।
क्यों, कैसे और किसने। जिसके बाद पुलिस वालों ने एक प्लान बनाया कि इस कैरोल एन के मर्डर से जितने भी रिलेटेड लोग हैं ना, उन सभी से एक बार बात करनी चाहिए। कोई भी हो उससे एक बार हम बात करेंगे, चाहे वो जिंदा हो, अगर मर गया है तो उसके परिवार वालों से बात करेंगे। सो बातें करते करते पुलिस वाले सीधा एक लड़की फ्रांसिस के घर पर पहुंचे और उससे इस केस के बारे में बात करने लगे। और फ्रांसिस का जवाब सच में बहुत ही चौंका देने वाला था। फ्रांसिस ने कहा कि जनाब, मैं तो पहले भी एक टीवी शो के अंदर जाकर कह चुकी हूं कि मेरे पिता ने दिसंबर 1980 के महीने में एक मर्डर किया था लड़की का, जिसको वो हिच हाइकिंग करते हुए अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर पर लेकर आए थे। वो लड़की हमारे साथ रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन वो लड़की गायब हो गई। और जो मैं इस फ्रांसिस की बात कर रहा हूँ, इस फ्रांसिस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ना सिर्फ इस फ्रांसिस को जानते हैं बल्कि इसके पिता को भी जानते हैं। जी हाँ, ये फ्रांसिस थी वही लड़की जिसका पैर कैरोल एन की लाश के अंदर सबसे पहले गिरा था, और इसका पिता था वही शिकारी जॉन एल्विन। और बहुत लंबे टाइम से फ्रांसिस इस बात को मन में दबा कर बैठी हुई थी कि हाँ, ये वही लड़की है जिसका मर्डर मेरे पिता ने किया है। और जब पुलिस वाले टाइम टू टाइम इसका स्केच रिलीज करते, और हमेशा स्केच को देखकर फ्रांसिस के मन में बस यही आता कि हाँ, ये लड़की कुछ टाइम तक हमारे साथ भी रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से गायब हो गई, पता नहीं क्यों। फ्रांसिस ने बताया कि मैं उस टाइम पर 13 सालों की थी जिस टाइम पर मैंने इस बॉडी के अंदर पैर रखा था, और आज मेरी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन आज भी उस केस से रिलेटेड हर डिटेल मुझे बहुत परफेक्टली याद है। उसने बताया कि मेरे पिता एक दिन अपनी गाड़ी में बैठाकर एक हिच हाइकर वो होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो लिफ्ट ले लेकर घूमने फिरने का काम करते हैं, मतलब कि जिनको घूमना फिरना पसंद है और वो खर्चा नहीं करना चाहते, तो वो किसी भी सड़क के ऊपर खड़े होकर लिफ्ट मांग लेंगे। हाँ भाई, आप जिस साइड जा रहे हो आप उसको वहीं बीच में कहीं ड्रॉप कर देना। और ऐसा ही कुछ काम कैरोल एन भी कर रही थी। और एक दिन सडनली दिसंबर 1980 के महीने में इस जॉन एल्विन को गाड़ी चलाते हुए सामने सड़क पर ये कैरोल एन खड़ी हुई दिखाई दी, जो कि अपने साथ बैग वैग लिए हुए थी, और देखकर ही लग रहा था कि ये टूरिस्ट है। तुरंत जॉन एल्विन ने अपनी गाड़ी साइड में रोकी, इसको अपने साथ बैठाया, और इस टाइम पर कैरोल जॉन को बोल रही थी कि मुझे किसी होटल में जाना है, वहां पर रुकना है। लेकिन जॉन ने खुद कहा कि तुम बजाय किसी होटल के तुम मेरे घर पर रुक सकती हो, मेरी वाइफ है वहां पर, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये बात कैरोल एन को भी बहुत अच्छी लगी। तब ये जॉन कैरोल को लेकर अपने साथ गाड़ी में अपने घर लेकर गया, वहां अपने बच्चों से मिलवाया, अपनी पत्नी से मिलवाया। तकरीबन 1 हफ्ते तक कैरोल इस परिवार के साथ रही। और एक दिन जब फ्रांसिस अपने स्कूल से वापस घर आई तो कैरोल वहां से गायब थी, कैरोल घर पर थी नहीं। और जब उसने अपने पिता से पूछा कि कैरोल कहाँ पर गई, तो उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। दोबारा पलटकर पूछने की हिम्मत फ्रांसिस की हुई नहीं, क्योंकि जॉन एल्विन इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का कि किसी भी परिवार मेंबर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके आगे बोल सके। अगर कोई कुछ भी बोलता तो उसके साथ मार पिटाई करता। अब फ्रांसिस की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूछ सके अपने पिता से कि कैरोल कहाँ गई। बस वो इस बात को अपने मन में दबा कर बैठी रही। और एक दिन अचानक से 18 जनवरी 1981 की सुबह सुबह इस जॉन ने उठते ही परिवार में बोल दिया कि आज मैं शिकार पर जाऊंगा, और ना सिर्फ मैं जाऊंगा बल्कि मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे फ्रांसिस और उसका भाई भी जाएगा। और ये बात दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कैरेक्टर थी, क्योंकि आज तक उसके पिता ने कभी भी उनको शिकार पर ले जाने की हाँ नहीं करी थी, कभी वो उनको आज तक लेकर भी नहीं गया। दोनों बच्चे तैयार हो चुके थे। जॉन एल्विन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके दोनों को बैठाकर सीधा स्पेसिफिकली इसी जंगल के अंदर लेकर आया, बोजिया पैरिश के। और वहां जाकर गाड़ी से उतार कर दोनों बच्चों को स्पेसिफिकली कहा कि तुम्हें इस रास्ते के ऊपर ही चलना है, यहां से कहीं भटकना नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से चलकर इसी रास्ते पर आ जाऊंगा, सो तुम लोग इस पर स्पेसिफिकली चलते रहो। इस टाइम तक भी बच्चों को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही बच्चे आगे की तरफ चलते रहे, बीच में इस फ्रांसिस का पैर उस लाश के अंदर गिरा और वो चिल्लाई, भाई चिल्लाया, और इन दोनों ने अपने पिता को बुलाया। ये बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था जैसे कोइंसिडेंस हो इन दोनों बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी फ्रांसिस के पिता की, यानी कि जॉन एल्विन की। जिसके बाद जॉन भी आकर उस लाश को देखकर शॉक हो चुका था। ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा है इस लाश को देखकर। उसने कहा कि हमें चलकर तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। नीचे गए ये लोग, पुलिस वालों को बताया, पुलिस मौके पर आई, और आगे जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। बट फ्रांसिस के मन में एक बात अब बैठ चुकी थी कि उसके पिता आज तक हमें ऐसे लेकर नहीं गए, तो उस दिन हमें क्यों लेकर गए। और उस दिन ही हम गए और मुझे एक लाश मिली। उसको अपने पिता पर शक हो चुका था। अभी तक भी कैरोल का कोई लेना देना नहीं था कि फ्रांसिस को नहीं लग रहा था कि वो कैरोल हो सकती है। नहीं, फ्रांसिस को अब 2015 में जब ये पहली बार फोटो रिलीज हुई कैरोल एन की कि ये लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसकी बॉडी वहां मिली थी,
तब विश्वास हो चुका था फ्रांसिस को कि हाँ, ये लड़की अगर कैरोल थी तो पक्का पक्का इसका मर्डर मेरे पिता ने ही किया है। और ये बात खुलकर फ्रांसिस ने पुलिस वालों के सामने बताई। बट अब आप कहेंगे कि इतना सब हो रहा है, जॉन कहाँ पर है? तो जॉन, ये बाऊजी पहले से ही जेल में है। जी हाँ, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा है। 1997 में इसने अपनी एक्स सासू माँ को चाकुओं से बिल्कुल सेम तरीके से मार डाला। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही तरीका जिससे इसने कैरोल एन का मर्डर किया था। पुलिस वालों के लिए काम इजी हो चुका था। जॉन को ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी, जॉन पहले से ही जेल में था। सो पुलिस वाले अपना सारा तामझाम उठाकर जॉन के पास गए। उसको एक रूम के अंदर बैठाया गया और उससे पूछताछ करने लगे। जॉन हर चीज़ के अंदर हाँ करता जा रहा था, क्योंकि जॉन को इस केस के अंदर एक बहुत बड़े लूप होल का बहुत पहले से अंदाज़ा हो चुका था। जी हाँ, पुलिस वालों ने पूछा कि क्या तुमने कैरोल एन को मारा? उसने कहा हाँ जी मारा। क्या तुमने उसके साथ कुछ और भी किया था? उसने कहा कि हाँ, मैंने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करी थी और इसी संबंध बनाने के चक्कर में मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर उस रोड पर लेकर गया था, लेकिन उसने कार के अंदर संबंध बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद वो अपने आप को बचाकर ऊपर की तरफ भागने लगी। लेकिन बीच में ही मैंने उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश को थोड़ी आगे ले जाकर उस कीचड़ के आसपास डंप कर दिया। ये सारा कुछ जॉन ने अपने साथ ही एक और कैदी को बता रखा था पहले से ही, लेकिन उसने पुलिस वालों के सामने भी खुलकर बोला, क्योंकि उसको एक लूप होल बहुत अच्छे से पता था। और वो ये लूप होल था कि पुलिस वाले कभी भी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। ये तो बिल्कुल नल्ले हैं, क्योंकि सबूत जिस कमरे में रखे हुए थे वो कमरा तो पहले ही जलकर राख हो चुका था। उसके अंदर सारे कपड़े जिसके ऊपर डीएनए हो सकता था जॉन का, वो कपड़े जल गए। वो चाकू जिसके ऊपर डीएनए हो सकता था इस जॉन का, वो भी आग के अंदर सारा जलकर खत्म हो गया। इसके अलावा खुद कैरोल की लाश, जो कि पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, उसके ऊपर से भी कोई डीएनए नहीं मिला था। ये बात जॉन को बहुत अच्छे से पता थी और यही बात उसने सामने पुलिस वालों को भी कही कि मैंने आपकी सारी बातों में हाँ की, लेकिन आप इस चीज़ को प्रूव कैसे करोगे? फ्रांसिस ने बाद में बताया कि हो सकता है मेरे पिता, जब मैंने उनसे पूछा था कि कैरोल कहाँ पर गई, तो उस टाइम पर हो सकता है उनको कोई माइंड में टेंशन हिट कर गई हो कि आज ये पूछ रहे हैं, कल कोई और भी पूछ सकता है, क्योंकि आसपास के लोगों ने देखा होगा कैरोल को। तो इसी सस्पिशन को क्लियर करने के लिए ये जॉन अपने दोनों बच्चों को उस जंगल के अंदर लेकर गया था शिकार के बहाने, ताकि ये दोनों बच्चे इंटेंशनली इस बॉडी को देखें और वो कैरोल की लाश को पहचान भी ना पाए, क्योंकि इस जॉन को बहुत अच्छे से अंदाजा था कि अगर इतना टाइम वो लाश जंगल के अंदर पड़ी होगी तो कोई ना कोई उसको खा जाएगा या फिर वो डिकम्पोज हो जाएगी, उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। ये केस आज भी क्लोज नहीं हुआ, ये केस आज भी बंद है। बेशक इस जॉन ने सब कुछ एडमिट किया हो, लेकिन पुलिस वाले आज तक कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। इसलिए पुलिस वाले स्पेशली कैरोल एन के अंतिम दिनों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तक तो पता लग चुका है कि अक्टूबर 1980 तक ये कैरोल एन लुजियाना में ही थी और एक ओल्डर कपल के पास बेबी सिटिंग का काम कर रही थी, उसके बच्चे को संभाल रही थी। और ये बात उस कैरोल ने खुद अपनी दादी को फोन करके बताई थी। इसके बाद कैरोल आगे क्या क्या करती गई, वो किन किन से मिली, ये चीज़ पुलिस वाले आज ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अभी तक पता नहीं चल पाया, बट अंदर से सबको पता है कि इस केस का किलर पहले से ही जेल के अंदर है और उसको सजा क्या ही दी जाए, वो पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा है। आप मुझे बताइए कि इस केस से आपने क्या सीखा? जो सीख आपको इसे सीखनी चाहिए वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपने इसे क्या सीखा उसको कमेंट्स में जरूर बताएं, और आप अपनी थ्योरीज भी बता सकते हैं कि इस केस के अंदर आखिर क्या हुआ हो सकता है। अगर जॉन ने नहीं मारा तो कोई और उसको क्यों मारेगा, और अगर जॉन ने मारा तो क्या सिर्फ इस बात पर मार दिया कि उसने संबंध बनाने से मना कर दिया? खैर, आपकी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और अब तो मैं कमेंट्स का वॉइस में भी रिप्लाई कर सकता हूँ। सो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं उनको वॉइस में रिप्लाई दूंगा। खैर, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जिसके अंदर मैं इन स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूं जिनको मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। सो आप इंस्टाग्राम पर आकर वहाँ फॉलो करके इस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप भी उन फोटोज और वीडियोस को देख पाएं जो यहाँ नहीं दिखा सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।